नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। यूजुअली हम वीक के आखिर में मिलते हैं, संडे को मिलते हैं। बट एक जो ऐतिहासिक ड्रॉ कह लीजिए या उस ड्रॉ में भी जीत है ये कह लीजिए, वो भारत और इंग्लैंड के मैच के साथ में कल रात को यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कल रात को वो चीज़ हुई। और क्या अमेजिंग टेस्ट मैच रहा। अब तक ये चारों टेस्ट मैच पाँचों दिन तक गए और आखिरी सेशन तक गए, आखिरी मोमेंट तक गए। ये सबसे बड़ी बात है टेस्ट मैच के लिए और टेस्ट मैचेस में लोगों के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए। कौन कहता है कि टेस्ट मैच लोग देखते नहीं हैं और टेस्ट मैच में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? उन लोगों को भारत और इंग्लैंड के बीच में चलती हुई ये सीरीज देखनी चाहिए। इससे उन्हें समझ में आएगा कि टेस्ट मैच किस लेवल पे खेला जाता है और वाकई में इसमें हर चीज़ का एक बहुत टफ टेस्ट होता है। फिर वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, आपका पेशेंस हो, आपकी प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक हो, या आप किस तरीके से मेंटली दूसरी टीम को डाउन करते हैं या अपने आप को अप करते हैं। इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है, इसलिए ये टेस्ट मैच कहलाता है। कल का जो टेस्ट मैच था, रिजल्ट ऑफ कोर्स सब लोगों को पता है कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, पर उस ड्रॉ में भी भारत वहां से एक मोरल विक्ट्री लेके बाहर निकला है। जब वो पांचवें टेस्ट मैच के लिए जाएगा तो वो अपने आप को कॉलर हाई करके उस ग्राउंड में जाएगा। सो इसी मैच के ऊपर बात करने के लिए अनूप और मैं यहाँ पर मौजूद है। तो सोचा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, बड़ा ही हिस्टोरिक मैच था, तो इसके ऊपर एक वीक का वेट करना वो जायज़ नहीं है, इसके ऊपर अभी बात की जानी चाहिए। सो अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सो कैसे हैं आप और कैसा लगा आपको मैच का रिजल्ट? एकदम बढ़िया। आपने देखा कि मैंने इंडिया वाला टी शर्ट पहना है, ये खुशी के माहौल में। एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा मैच था। एंड लाइक जैसे आप, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया राहुल। टू बी ऑनेस्ट, कौन कहता है कि टेस्ट क्रिकेट इज डेड, राइट? अगर आप ऐसे मैचेस देखोगे जहाँ पे लाइक ये 4 टेस्ट मैच जो हुए हैं, वो हर टेस्ट मैच 5th डे गया है, जैसे आपने बताया। हर टेस्ट मैच लास्ट हावर तक गया है। लास्ट हावर तक देयर हैज बीन सम और अदर थिंग दैट हैज हैपेंड। इसमें से हमें 3 मैच में रिजल्ट मिला है और चौथा मैच ड्रॉ। आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली द राइट रिजल्ट, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसे सीरीज में एक ड्रॉ एक 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 ऐसा यूनिक सिर्फ क्रिकेट में है जहाँ पे आप एक मैच को ड्रॉ कर सकते हो। इसमें बहुत ही वी नीड टू कमेंड इंडिया, क्योंकि ये बहुत सिंपल नहीं था। इंडिया एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द 4th डे, अगर आपको याद है। तो ऑलमोस्ट 90 ओवर्स इन द फाइनल डे, एंड प्लस आई थिंक 60 odd overs in the day 4, right? And from the fact that they were 0 for 2, right? वो 2 विकेट खो दिया उन्होंने ऑलमोस्ट फर्स्ट ओवर पे, राइट? द 2 balls में। वहां से आपने सिर्फ 4 विकेट खोया और आपने 400 के ऊपर रन बनाया और आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 170 ओवर्स खेला। ये दो चीज बताता है। वन, कि अगर हमें ये लगता है कि आजकल के यंगर जनरेशन जो T20 खेलते हैं, उनके पास टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए वो जिम्मा नहीं है। हम ये काफी बार कहते हैं, राइट, कि जब हम वेस्ट इंडीज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो उस जनरेशन से आए हैं जहाँ पे T20 चलता है, तो शायद वो उनके पास वो टेस्ट क्रिकेट में वो पेशेंस, खेलने की वो लाइक काबिलियत है, या उनको इंटरेस्ट है। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया के जो नए खिलाड़ी भी आते हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट को उतना ही लाइक इम्पोर्टेंस देते हैं जितने पुराने जमाने के खिलाड़ी देते थे, जैसे हम देते हैं। तो इस मैच का जो रिजल्ट है वो एक ऐतिहासिक रिजल्ट है, क्योंकि बहुत कम टाइम आपको मिलता है कि एक एक यंग स्क्वाड जो, जिन पे आप हार्डली आप लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनका बैटिंग यूनिट विल स्टैंड अप। दे हैव स्टूड अप इन 4 गेम्स। 150 ओवर्स के ऊपर खेलकर एक मैच को ड्रॉ कराना, वो भी यंगर जनरेशन के प्लेयर्स जो जो जनरली T20 से आते हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट देम दैट पेशेंस। तो ये एक ऐतिहासिक रिजल्ट है। ये इंग्लैंड के लिए हार है। इसमें इंग्लैंड की पूरी तरह से हार हुई है। इसमें द विनर इज डेफिनेटली इंडिया। और ये बहुत ही अहमियत रखेगा जब आप 5th टेस्ट मैच में जाओगे, और उस टाइम पे जब आप खेलने जाओगे, तो आई थिंक इंडिया विल होल्ड दैट साइकोलॉजिकल हेड। ऑब्वियसली स्कोर लाइन में इंग्लैंड अहेड है, बट एट द एंड ऑफ द डे साइकोलॉजिकली इंडिया विल फील लॉट बेटर। और इंग्लैंड हैज बॉल्ड लॉट मोर ओवर्स एज वेल, क्योंकि उन्होंने 4th और 5th डे में पूरा बॉलिंग किया है
और उनके पास 2 ही दिन है, ये मैच, नेक्स्ट मैच इज ऑन 31st which is like 2 days away, which means that India will be in a lot better position to enforce the result and carry back the trophy. जितना तक मुझे याद है, ये अगर ड्रॉ हो गया तो I think India won the last series, so I think India will retain the trophy. So all in all, ये ऐतिहासिक जीत है. Wonderful morning to actually come and talk about it. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अनूप, इसके अंदर अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 सेंचुरीज बनी, शुभमन गिल की सेंचुरी, फिर जडेजा और सुंदर की सेंचुरी। राहुल अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी मिस कर गए। फिर उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की तरफ से देखें तो बेन स्टोक का बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस और बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस वो बहुत एक आउटस्टैंडिंग रहा। पर एक चिंता इंग्लैंड के लिए ये भी है कि बेन स्टोक जो है वो शायद लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंजर्ड होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बैटिंग करते समय भी वो स्ट्रगल कर रहे थे और फील्डिंग में भी जब वो थ्रो कर रहे थे तो वो अंडर आर्म थ्रो कर रहे थे और उन्होंने बॉलिंग ज़्यादा करी नहीं। तो ये इंग्लैंड के लिए कितनी एक बड़ा झटका होगा कि अगर बेन स्टोक 5th मैच में नहीं खेलेंगे। डेफिनेटली 5वां मैच बेन स्टोक्स खेलेंगे, उसमें कोई भी शंका ही नहीं रखिएगा आप, क्योंकि बेन स्टोक्स का नेचर वही है, वो काफ़ी इंजरी प्रोन है। द फैक्ट दैट वो इतने ये वाले सीरीज में इतना ओवर उन्होंने डाला है और उन्होंने बैटिंग किया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज उनका बॉडी बहुत ही ब्रिटल है, अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा तो। उनको काफ़ी इंजरीज हुए हैं। ऑब्वियसली आपने मैच में देखा होगा कि उन्होंने अपना हैमस्ट्रिंग काफ़ी बार, हर टाइम बॉल डालने के बाद वो पकड़ रहे थे, और ऑब्वियसली शायद एक शोल्डर इंजरी भी लग रहा है कि उनको शोल्डर, जब वो अंडर आर्म थ्रो कर रहे थे। बट आई डोंट थिंक कि बेन स्टोक्स 5th टेस्ट नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि वो इतने बॉलिंग नहीं डालेंगे, इतना नहीं करेंगे जितना उन्होंने 4 टेस्ट में किया, बट वो इतने अच्छे कॉम्पिटिटर हैं कि वो एक ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे कि उनको, उनके टीम को जीत की तरफ लेके जाना या उनके टीम को बचाने के लिए। तो आई थिंक बेन स्टोक्स डेफिनेटली खेलेंगे। बिगर क्वेश्चन यही होगा कि उनके जो बॉलर्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग किया है, वो कैसे आके फिर लाइक 5th टेस्ट मैच में खेल पाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। 150 ओवर्स आप बॉलिंग करते हो एंड यू आर ऑल्सो मेंटली टायर्ड, राइट। जो लास्ट में जो हादसा हुआ, उसका रीजन ये नहीं था कि बेन स्टोक्स को मैच खत्म करना था, उनको ये पता था कि वो टायर्ड हो गए थे बाय द टाइम, और उनको सिर्फ फील्ड से जाना था, क्योंकि उनको भी पता है कि वो लास्ट ओवर में आप 100% 6 विकेट तो ले नहीं पाओगे वो पिच पे। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फटीग, राइट। और अगर आप नोटिस करोगे तो क्रिस वोक्स, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारा मैच खेला है, राइट, so obviously he will be very tired after that experience. Ben Stokes already will carry an injury into the match 100%. ऐसा नहीं कि वो 100% फिट होंगे, डेफिनेटली इंजरी कैरी करके जाएंगे। उनके बैटिंग में भी अगर आप नोटिस करोगे तो बारिंग लाइक बेन स्टोक्स एंड अ फ्यू अदर्स, जो रूट, Zach, like they have not batted that amazing as well, right? In the 4 test matches, it's not like कि वो उन्होंने इतना अच्छा बैटिंग किया है. India has batted lot better than them in all the matches. So I think कि ये 5वां टेस्ट मैच इंडिया के फेवर में काफी एटलीस्ट मेंटली है. क्वेश्चन इज कि इंडिया इज रेडी टू टेक द नेक्स्ट बिग स्टेप इन मेकिंग द राइट टीम एंड लाइक गेटिंग दिस फॉरवर्ड. मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा राहुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जीत के बाद हम ये अज्यूम ना कर लें कि हमने जो स्क्वाड पिक किया है वो गेम खेलने के लिए वो करेक्ट था. ये बहुत ही गलत एक ये होगा आपको, ये अगर ये लगेगा और हमने ये अज्यूम कर लिया कि बिकॉज जडेजा और सुंदर ने एक सेंचुरी बना दिया तो ये जो स्क्वाड पिक किया गया था वो करेक्ट स्क्वाड है. ये स्क्वाड जो पिक किया था गेम के लिए वो एब्सोल्युटली करेक्ट स्क्वाड नहीं है. इंडिया का जो सिनारियो था वो सिनारियो आना ही नहीं चाहिए था टू फॉर यू टू सेव द टेस्ट मैच. अगर आपको 5th टेस्ट जीतना है तो Gautam Gambhir and Shubman Gill will have to move from this defensive mindset that they have got themselves into कि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए, हमें बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स चाहिए. मैं आज भी वही कहूंगा जो मैंने हमारा कल वाले शो में कहा था कि आप बिट्स एंड प्लेयर्स के लोगों के साथ हर मैच जीत नहीं पाओगे. देयर विल बी गेम्स वेयर लाइक दे विल डू द जॉब. ऑब्वियसली आप सुंदर और जडेजा को ड्रॉप तो नहीं करोगे आफ्टर द अमेजिंग वर्क दे हैव डन, बट शार्दुल ठाकुर डज नॉट डिजर्व अ प्लेस इन द स्क्वाड इफ यू आर नॉट बॉलिंग हिम इनफ. मेरा वही पॉइंट है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शार्दुल को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग नहीं देने वाले हो तो उनको स्क्वाड में रखने में कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि वो इतने बड़े बैट्समैन भी नहीं है कि आप उनको ये कह सकते हो कि वो बेन स्टोक्स नहीं है कि आप कह सकते हो कि चलो उनको बैटिंग के बेसिस में मैं उनको टीम में रख लूंगा. वो बेन स्टोक्स नहीं है. अगर आप शार्दुल को ओवर्स नहीं देने वाले हो तो उससे बेहतर होगा कि आप शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके उसके जगह पर आप कुलदीप यादव को लेके आए. मैं ये भी कहूंगा कि आप
आपको ये लगेगा कि अरे यार 3 स्पिनर इंग्लैंड में क्या करेंगे, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ 3 स्पिनर। आप जडेजा और सुंदर को स्पिन बॉलिंग की तरफ से मत देखिएगा, उनको आप एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरफ देखिएगा। तो आप उनको बैटिंग के लिए लेते हो, उनके बॉलिंग इज अ बोनस, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। एग्जैक्टली तो आपका जो एग्जैक्टली। मेन बॉलर है वो होंगे आपके 3 पेस बॉलर्स और कुलदीप यादव। हो सकता है कि आपने जडेजा और सुंदर को ओवर्स दिया और उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए, दैट इज पॉसिबल, बट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आप जडेजा और सुंदर को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे देखेंगे तो आपको ये स्क्वाड का बैलेंस ऑड नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आपके पास 3 स्पिनर हैं, आपके पास एक ही स्पिनर है और 2 ऑलराउंडर है। वो 2 ऑलराउंडर आपके स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है, उतना ही फर्क है। एग्जैक्टली। कॉम्बिनेशन की आपने बड़ी अच्छी बात करी, क्योंकि अब ऋषभ पंत भी मोस्ट लाइकली अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। नहीं, ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे 100%। हाँ, एग्जैक्टली है। तो एक रिप्लेसमेंट उनकी जगह पे चाहिए, तो वो हो सकता है मोस्ट लाइकली या तो ध्रुव जुरेल आए, या फिर जो हम लोग लास्ट मैच में बात कर रहे थे कि हो सकता है केएल राहुल विकेट कीपिंग कर ले, तो उससे एक और ऑप्शन मिल जाता है टीम में किसी पर्सन को फिट करने के लिए, क्योंकि केएल राहुल साउथ अफ्रीका में भी विकेट कीपिंग कर चुके हैं टेस्ट मैच में। तो वो एक उन्होंने अच्छी विकेट कीपिंग करी थी। अगर वैसा कुछ होता है तो एक एडिशनल प्लेस मिल जाती है भारत को बैटिंग में या बॉलिंग में, जहां पर भी वो उसे यूज करना चाहे। हो सकता है अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग करे तो अभिमन्यु ईश्वरन, जो इतने समय से बेंच पर बैठे हुए हैं, उनके बाद में करीब करीब 16-17 प्लेयर उनके बाद आए और वो टेस्ट डेब्यू करके चले गए। तो हो सकता है कि अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग करे तो अभिमन्यु ईश्वरन को एक मौका मिल जाए, या फिर करुण नायर जो बैठे हुए हैं 4 टेस्ट में नहीं खेल पाए, उनको वापस बुला लें, और फिर शार्दुल ठाकुर की जगह पर आप कुलदीप यादव को ले लें। तो आपकी एक बॉलिंग यूनिट भी स्ट्रांग होती है, बैटिंग यूनिट भी स्ट्रांग होती है, और प्लस फिर बुमराह अगर 5th टेस्ट मैच नहीं खेलते तो आपके पास अर्शदीप और आकाश को लेने का भी ऑप्शन होता है। अगर सिराज 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो सिराज को रेस्ट दे सकते हैं। तो सिराज और बुमराह अगर बैठते हैं तो आपके पास अर्शदीप और आकाशदीप, आकाश ये 2 आपको बॉलर मिलते हैं। बट इसमें एक दिक्कत ये हो जाती है कि अगर सिराज और बुमराह दोनों बैठ गए तो अर्शदीप, आकाश और कंबोज, इन तीनों के साथ में आपकी पेस बॉलिंग, जो कि ऑल टुगेदर एक न्यू पेस अटैक होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, वो कैसे फिर इस टेस्ट मैच के लिए जाएंगे। और आई एम नॉट श्योर अर्शदीप की इंजरी का क्या स्टेटस है, क्योंकि उनके तो लेफ्ट हैंड के अंदर ही यहाँ पर कट लगा था। सो तो वो कितने फिट है कितने नहीं है, ये हमें शायद 1-2 दिन में ही पता पड़ेगा। तो ये क्लियर है राहुल, गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कि सारे फास्ट बॉलर्स अवेलेबल हैं मैच खेलने के लिए। उन्होंने क्लियरली बताया है कि सारे फास्ट बॉलर्स आर फिट एंड अवेलेबल टू प्ले। ओके, वो सारे में से बुमराह भी आते हैं। ओके, सो अगर आप मुझे पूछोगे कॉम्बिनेशन के ऊपर, राइट, तो मैं यही कहूंगा कि आपने जो सजेस्ट किया, डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि आप मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को एक मैच में बिठा सकते हो, बिकॉज दैट विल बिकम टू वीक अ बॉलिंग अटैक जब आप ऑलरेडी 2-1 डाउन हो, राइट। तो आपको या तो बुमराह और सिराज को खेलना पड़ेगा। अगर बुमराह बेसिकली नहीं खेल पाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो आप क्या कर सकते हो कि बुमराह के जगह पे यू कैन गेट इन आकाशदीप एंड इन प्लेस ऑफ अंशुल कंबोज, जो बहुत ही फ्लैट लगे। ऐसा नहीं कि वो अच्छे बॉलर नहीं है, बट बहुत ही फ्लैट लगे वो, ऑब्वियसली, यू नो, लाइक यू वुड, एंड अंशुल कंबोज वाज एज अ रिप्लेसमेंट, राइट, बिकॉज हर्षदीप अगर फिट होते तो 100% हर्षदीप को लिया जाता था, राइट। अंशुल कंबोज केम इन बिकॉज हर्षदीप वाज नॉट फिट एंड आकाशदीप आल्सो वाज नॉट फिट। So obviously there is nothing wrong for Anshul Kamboj to drop back into the reserves, and now you can get in, you know, like Arshdeep Singh. अगर आप ये वाला बॉलिंग कॉम्बिनेशन करोगे तो लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ मिनट कि बुमराह नहीं खेलते हैं। तो अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो आपके पास बॉलिंग अटैक होगा सिराज, आर्शदीप और आकाशदीप, विच विल बी अ वेरी वेरी बॉलिंग अटैक, राइट। आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर होगा जो स्विंग करते हैं और काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं, जिन्होंने T20 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आकाशदीप जिन्होंने एक टेस्ट मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दूसरे में उन्होंने इतना नहीं दिया। सिराज का जनरल फिटनेस बहुत ही अच्छा है, तो आई थिंक, यू नो, लाइक सिराज और विल प्ले। और ये भी हमने नोटिस किया है कि जब बुमराह नहीं खेलते हैं तो सिराज का परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो सिराज माइट डू अ लॉट बेटर जॉब। तो आपके पास ये 3 पेस बॉलर हैं, और जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हमने कुलदीप यादव को लेके आया इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर,
तो आपके पास प्रॉपर 4 बॉलर्स मिलते हैं, प्लस आपके पास 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं इन लाइक वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 या 7 बॉलर का एक अटैक मिलता है, प्लस आपका बैटिंग भी काफी लॉन्ग है, राइट? बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो आपका बैटिंग ऑलमोस्ट 7 तक जाएगा फिर, राइट? आई थिंक कुलदीप यादव कैन बैट अ बिट, ऐसा नहीं कि कुलदीप यादव को बैट पकड़ना ही नहीं आता है, तो ऑब्वियसली कुलदीप यादव कैन बैट अ बिट, तो आपके पास बैटिंग ऑलमोस्ट 7 तक होगा, प्लस एन 8 गाय हु कैन लाइक कम इन एंड हेल्प देयर, तो 3 फास्ट बॉलर होंगे। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड अटैक। आपने जो सजेस्ट किया, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मे बी दे शुड सीरियसली थिंक अबाउट, कि केएल राहुल को विकेट कीपिंग कर सकते हैं क्या? बिकॉज अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग कर पाएंगे तो आपके पास मौका मिलेगा या तो अभिमन्यु ईश्वरन या करुण नायर को लेके आने के लिए, विच विल मेक योर बैटिंग इवन मोर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज फिर आपके पास एक प्रॉपर नंबर 7 तक लाइक प्रॉपर बैटिंग होगा। बिकॉज जब आप ये वाला स्क्वाड देखोगे तो आपके पास 4 तक टॉप ऑफ द लाइन बैटिंग होगा, लेकिन 5, 6, 7 में आपके पास 3 ऑलराउंडर होंगे, राइट? अगर आपने ध्रुव जुरेल को भी लिया तो ध्रुव जुरेल विल बी योर विकेट कीपर, तो 5, 6, 7 में आपके पास जुरेल, लाइक सुंदर और जडेजा होंगे, जो बहुत ही एक, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव, यू इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग अटैक, राइट? तो I would say maybe for this test match, it's not a big deal अगर केएल राहुल can do the wicket keeping. It's not a long term solution. मेरा यही मानना है कि आप केएल राहुल को विकेट कीपर ना बनाएं long term, because it's not his job. For a long time, that poor guy has done every job that has been asked of him. So I think it's time that we give him up one job and tell him to do that job. तो अगर ये वाले टेस्ट मैच में, depending on the condition, I think given that India have to win the next test match to retain the Anderson Tendulkar Trophy, I think कि KL Rahul को we can ask him to wicket keep and probably either get Karun Nair or Abhimanyu Eashwaran depending on the team combination back into the squad, ताकि आपके पास एक proper batting lineup है and you have a very good bowling attack. If that bowling attack can't win you the game, then so be it. राइट। और अनूप, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक भी कोई स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक नहीं दिख रहा है। मतलब जो एक एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के टाइम पे जो बॉलिंग अटैक हुआ करता था, वो एक अलग लेवल का बॉलिंग अटैक हुआ करता था। और अब जो ये नए बॉलर्स आए हैं, ऑफ कोर्स उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपीरियंस होगा, वो भी शायद उतने लीथल हो सकते हैं, बट जो क्वालिटी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड में थी, वो अभी के इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक में नहीं दिखती, इररिस्पेक्टिव ऑफ जोफ्रा आर्चर भी उसके अंदर हैं, या बेन स्टोक भी कभी कभी बॉल डाल लेते हैं। बस बेन स्टोक के अलावा कोई भी उतना इफेक्टिव बॉलर दिख नहीं रहा। एग्री राहुल, इनफैक्ट वो एक और रीजन है जहां जिसकी वजह से आपको ये जो पिचेस हैं वो इतने बिनाइन या इतने लाइक मूवमेंट के बिना है, बिकॉज इंग्लैंड के पास वो एंडरसन और ब्रॉड क्वालिटी वाले बॉलर्स नहीं हैं अभी। उनके पास जो बॉलर्स हैं जो प्रेडोमिनेंटली लाइक या तो हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर्स हैं, या जो T20 और वनडे क्रिकेट में खेले हुए बॉलर्स हैं, अगर आप उनको ऐसे एक स्विंगिंग और सीमिंग विकेट दोगे तो द चांसेस ऑफ देम बीइंग सक्सेसफुल इज लेस। तो इसके वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई द पिचेस आर वेरी बेनाइन इज बिकॉज एक तो बैसबॉल वाला जो बैटिंग स्टाइल है उसमें आप एक स्पाइसी पिच दे नहीं सकते हो, और दूसरा इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक इतना पावरफुल है ही नहीं। अगर आप ये 4 टेस्ट मैच में देखे हो तो इंग्लैंड हैवंट बोल्ड दैट अमेजिंगली ग्रेट, दे हैव हैड पैचेस वेयर लाइक दे हैव बोल्ड वेरी वेल। अगर आपने बेन स्टोक्स को इस इक्वेशन से निकाल दिया तो यू वुड फाइंड अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक, राइट? और जोफ्रा आर्चर अभी आए हैं वापस, तो आप ये नहीं कह सकते कि जोफ्रा आर्चर पे यू कैन डिपेंड बिकॉज ही इज वेरी न्यू, ही इज कम बैक आफ्टर 4 years. So it's a very odd, it's a very normal bowling attack. They have not a proper spin bowler as well. Dawson, जिनको उन्होंने आज लिखा है इस बार के मैच के लिए, he hasn't performed in a pitch that probably suited Dawson more, right? वो उनके पास रफ था, 2 left-hander थे almost for 70-80 overs. Generally in such a pitch you would expect the left-arm seamer to be able to have an impact, but Dawson didn't have the impact that you are looking for. और उनके पेस बॉलर्स भी अगर आपने बेन स्टोक्स को निकाल दिया उस इक्वेशन से तो they didn't do that well as well. So ऑल इन ऑल आई थिंक ये वाले मैच में, जैसे मैंने कहा स्टार्ट में, ये एक्चुअली इंग्लैंड का हार है। देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, देयर इज नो वन और टू वेज टू थिंक अबाउट इट। ये इंग्लैंड की हार है। इंडिया ने ड्रॉ तो किया मैच को, लेकिन इंडिया के लिए एक्चुअली जीत के मुताबिक है। दिस इज एज गुड एज अ विक्ट्री, बिकॉज आपके जो बैटिंग यूनिट है वो एक यंग बैटिंग यूनिट है, और वो यंग बैटिंग यूनिट को ऑलमोस्ट 150 प्लस ओवर्स खेल के एक मैच को बचाना for someone like a Washington Sundar or a Ravindra Jadeja, or for Shubman Gill to play the kind of innings that they have played along with KL Rahul, right?
it's amazing. It is a historic moment. हिंदी में कहूँ तो ऐतिहासिक ये victory है actually, because it is not a actually may not be a victory by the nature of it, but it's as good a victory only. ये ऐतिहासिक जीत कहा जा सकता है इंडिया के लिए. ये अगर आपको याद होगा तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ऐसे एक मैच को ड्रॉ किया था सिडनी में 2018 वाली सीरीज में, इफ यू रिमेंबर, राइट, जब जब अश्विन और आई थिंक हनुमा विहारी ने ऑलमोस्ट एक पूरा दिन खेल के एक मैच को ड्रॉ करवाया और अगला मैच इंडिया ने जीता. तो इंडिया के पास सबसे अच्छा मौका है ये सीरीज को जीतने के लिए, to get back the trophy that they hold. But bigger question would be, is India ready to make the selection changes that make them look more aggressive on the field? अगर आप यही bowling attack के साथ अगला मैच में जाओगे तो there is no chance for you to win. आपको ये अटैक बदलना पड़ेगा. Gautam Gambhir and Shubman Gill will have to be bold enough to either get someone like KL Rahul to wicket keep and get another batter. If you are not doing that and you still say that Dhruv Jurel will be your wicket keeper, तो आपको definitely someone like शार्दुल को drop करके कुलदीप को लेके आना पड़ेगा. बुमराह नहीं खेलते हैं तो आपको आकाशदीप को अंदर लेके आना ही पड़ेगा. तो you have to make some very bold selection calls, क्योंकि इस सिनारियो में ये अगला मैच इंडिया के जिम्मे पे है जीतना या हारना. England is on the back foot. Question is whether India can go ahead and step up and win the test match very similar to how they won the second test match. Absolutely. अब अनुप लास्ट में एक बात करते हैं, जो मैच के अंदर जो पूरा सिचुएशन हुई, एंड में जो बवाल हुआ, लगभग जैसा टेस्ट मैच का रूल है कि या तो 1 घंटा या फिर 15 ओवर, अगर ये बचा हो तो फिर जो टीम जो है वो देख लेती है कि अगर रिजल्ट नहीं निकलने वाला है तो दे कैन इनिशिएट फॉरवर्ड ड्रॉ. तो जैसे ही 15 ओवर बचे, बेन स्टोक्स ने ड्रॉ के लिए इनिशिएट किया और उसी वक्त रविंद्र जडेजा लगभग 91-92 के आसपास खेल रहे थे और सुंदर जो है वो 80 रन के आसपास खेल रहे थे. दोनों ने मना कर दिया कि हम डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन तो ऊपर से आएगा. और शुभमन गिल, गौतम गंभीर की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं था. ऑफ कोर्स जब रविंद्र जडेजा 90 के आसपास खेल रहे हैं, वो 80 के आसपास खेल रहे हैं, तो एक 100 का माइलस्टोन भी सबके माइंड में था. काफ़ी देर तक चर्चा हुई, बहस हुई, फिर उसके बाद में गेम शुरू हुआ. तो इंग्लैंड प्लेयर्स की तरफ से कुछ न कुछ कहा भी गया, सब चीज़ें हुई. फिर उसके बाद हैरी ब्रुक ने जैसे बॉल डाली, वो भी सब लोगों ने देखा कि बस वो 2 कदम चल के ऐसी बॉल डाल दी ताकि रविंद्र जडेजा 6 मार दे. फिर उसके बाद सुंदर की जब सेंचुरी हुई तो सारी फील्ड उन्होंने अंदर ले ली कि चलिए ओवर द टॉप मार दे. तो वो भी ये हो गए कि अच्छा चलिए ठीक है, ये सेंचुरी के लिए कर रहे हैं. फिर जब मैच खत्म हो गया तो उसके बाद बेन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा और सुंदर से हाथ मिलाने से मना कर दिया. उन्होंने उनसे शेक हैंड नहीं किया. तो ये सारी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत चीजें हर टाइम इन लोग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट करके एक अनवांटेड चीज को बोलते रहते हैं ना. यहाँ पे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहाँ है, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यही पूछूंगा मिस्टर बेन स्टोक्स और इंग्लैंड टीम को कि अगर उनको 2 विकेट लेना था, लेट्स सिनारियो मैंने उल्टा कर दिया और मैं ये कहता हूँ कि 15 लास्ट ओवर है, इंडिया के पास 2 विकेट हाथ में है और इंडियन कैप्टन ने आके बोला कि वी आर रेडी टू हैंडशेक. बेन स्टोक्स मान लेंगे? क्यों भाई? आपके पास 15 ओवर था और आपने पूछा कि हैंडशेक, हमने माना नहीं. तो उल्टा भी वही लॉजिक होगा ना. अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 15 ओवर बचा है और लाइक वी शुड हैंडशेक बिकॉज इंग्लैंड फील द ऑटो हैंडशेक, तो भाई अगर ऐसा ही सिनेरियो उल्टा है कोई और टेस्ट मैच में, आपके पास 2 विकेट बचा है और 15 ओवर लास्ट ओवर है, तो मैं इंडियन कैप्टन भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे भी हैंडशेक करना है. तो तभी मान लेंगे मिस्टर बेन स्टोक्स? नहीं मानेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन माइलस्टोन्स या रीजन का नहीं है. सिंपल, एक पर्सनल माइलस्टोन रीच करना, अगर वो गेम पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता है तो पर्सनल माइलस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो 2 खिलाड़ी जिन्होंने हर मेन बॉलर को ऑलमोस्ट 60 ओवर्स के बाद उन्होंने साइड में रख के उनको इतना करके वो गेम को लास्ट ओवर पे लेके आए, तो दे डिजर्व टू गेट अ सेंचुरी बिकॉज इट हैज एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ द गेम, करेक्ट? पर्सनल माइलस्टोन्स शुड ओनली बी वैलिड अगर उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है,
राइट। हम अगर आप नॉर्मल एक लाइफ प्रोजेक्ट की लाइफ ले लो, हम यही कहते हैं, राइट। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में जो टीम मेंबर्स काम करते हैं उनको पर्सनल सक्सेस नहीं होना चाहिए, राइट। हम ये कहते हैं कि टीम सक्सेस कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स पर्सनल सक्सेस। तो ये सिनारियो में जब 15 ओवर बचे थे, तो देर वॉज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ एन इंग्लैंड विन, there was absolutely no chance of an Indian win, right? The only possibility was draw. वो सिनारियो में 15 ओवर खेलने में एब्सोल्युटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली लेफ्ट टू द बैटिंग टीम। ये ऐसा कोई रूल नहीं है क्रिकेट में कि अगर ऑपोजिंग कैप्टन ने मांगा कि आपको हैंडशेक करना है तो मुझे हैंडशेक करना है। बेन एग्जैक्टली, इट्स स्टोक्स अ को लगता म्यूचुअल होगा, डिसीजन। बिकॉज करेक्ट, बेन स्टोक्स और उनके बॉलर्स टायर्ड हैं, दे डोंट वांट टू रिस्क प्लेइंग अनदर 15 ओवर्स। वो उनका प्रॉब्लम है, वो इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। तो आई मीन अगर मैं वहां पे खड़े होता तो मैं तो पक्का 15 ओवर खेलता, बिकॉज मैं और 15 ओवर इनको खिलाता था, राइट। तो तब तक क्योंकि 3 दिन में दूसरी टेस्ट मैच है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई और 15 ओवर क्या, और 25 ओवर भी खिलाऊंगा मैं, क्योंकि आप और टायर हो जाओगे। दैट मीन्स यू विल हैव एडवांटेज व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट टेस्ट मैच। तो अगर बेन स्टोक्स ने आपने जैसे कहा कि हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, तो दैट इज पुअर स्पोर्ट्समैनशिप। बेन स्टोक्स से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज बेन स्टोक्स इज जनरली कंसिडर्ड अ गुड कॉम्पिटिटर। अगर बेन स्टोक्स ने इंडियन टीम से हाथ नहीं मिलाया बिकॉज उनको लगा कि वो उनको उनको मैच खत्म करना था 15 ओवर पहले, तो ही इज रॉन्ग, सिंपल एज दैट। इट इज अ टू टीम डिसीजन। आपको आप किसी पे ये इंसिस्ट नहीं कर सकते हो कि आपको ये मैच खत्म करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट नेदर जडेजा नॉर सुंदर वेस्टेड देयर टाइम बाय सेइंग वी विल नॉट प्ले 15 ओवर्स। और ऊपर ऊपर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अंदर जो बैटिंग के जो दो प्लेयर हैं, और रविंद्र जडेजा इज अ सीनियर प्लेयर इन इंडियन टीम, he's one of the senior most player in the Indian team. He does not require confirmation from Gautam Gambhir or from Shubman Gill कि ये मैच को हमें 15 ओवर खेलना है कि नहीं। He is good enough to make a decision himself and absolutely good। अगर हैरी ब्रूक बॉलिंग डाल रहे हैं तो भाई उनकी प्रॉब्लम है वो। अगर उनको अपने मेन बॉलर को नहीं खिलाना है और हैरी ब्रूक को डलवाना है तो डलवाइए, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। So very poor sportsmanship if hands were not shaken at the end of the game, because that tells me that England have, again this is another example of, like agar India hai to you should understand that England is now on the back foot. Take it now on this and ensure that you win the next test match and you come back and show them that like a young team can like go and challenge them. अगर ये नेक्स्ट टेस्ट मैच राहुल इंडिया जीता और 2-2 हो गया, so this will be a very big dent for England, because if an England team cannot defeat this Indian team, which has got almost everybody who is new, then that tells me that England cricket is not gone forward at all. और बहुत मजा आएगा जब इंग्लैंड इधर एशेस हमारे इधर आएंगे और हम उनको हराएंगे, और मजा आएगा। एब्सोल्युटली, लेट्स से इसी नोट पे आज के कॉन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, जो कि हम लोगों ने इस ऐतिहासिक ड्रॉ वाली जीत के ऊपर बात करी। स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम श्योर इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो वो उस 5 मैच की सीरीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, उसके ऊपर भी हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और लेट्स सी 5th टेस्ट में इंडिया कैसे अप्रोच करता है, एंड फिंगर क्रॉस कि वहां से इंडिया जीत के बाहर आए। 100% हम हमारे यही होगा कि इंडिया जीते ये मैच और इंग्लैंड को हराएं और ये सीरीज 2-2 टाई हो जाए, और फिर हम फिर देखेंगे कि भाई आगे क्या होता है, बिकॉज दिस इज अ गुड रिजल्ट फॉर द कंपटीशन एज वेल। एब्सोल्युटली।